हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो जनरल साइंस की 1000 एमसीक्यूज की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आरआरबी जेई 2019 में पूछे गए थे। ये आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हालांकि इस सीरीज को हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें कुछ एपिसोड हम लोग देख भी चुके थे, बट अपने लैपटॉप को बनाने के चक्कर में मेरे जितने भी पीपीटी बनाए हुए थे वो सारे के सारे डिलीट हो गए थे। इस वजह से मुझे ये रोकना पड़ा था। इवन जो 3000 एमसीक्यूज की सीरीज थी वो भी ब्रेक लग गया था उस पे, और आरआरबी एलपी भी मैंने कुछ करा रखा था। तो सारी की सारी मेरी पीपीटी या फिर जो मैंने पीडीएफ लाए थे वो सारे के सारे डिलीट हो गए थे। तो ठीक है, इसको हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं बाद में उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। राइट, यहाँ से हम लोग पहले एपिसोड से शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। बट ये आपका जो आरआरबी जेई पूछा गया था 2019 में, लगभग इसमें 1000 एमसीक्यूज जनरल साइंस के आपसे पूछे गए थे। इनको हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए फिर देर किस बात की, सीधे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो अब आपके सामने है कि विथ व्हाट मटेरियल आर द रूफ्स एंड वॉल्स कवर्ड टू अवॉइड अनडिजायरेबल एक्सेसिव रिवर्बरेशन इन ऑडिटोरियम। यानी सभागार या ऑडिटोरियम में अवांछनीय अत्यधिक प्रतिध्वनि से बचने के लिए छत और दीवारों को किस सामग्री के साथ ढका जाता है? तो आपने देखा होगा कि आपके कॉलेज में या फिर कहीं पर भी जहाँ ऑडिटोरियम होता है या फिर ऐसे कोई बड़े बड़े हॉल होते हैं, वहां पर जो इनकी दीवारें हैं या फिर जो छतें हैं वो आम घरों जैसे दीवारें या छतें नहीं होती हैं। क्योंकि यहाँ पर खड़ा व्यक्ति जो भी कुछ बोलता है वो इन दीवारों से टकरा करके वापस से सुनाई दे सकती है ना? ऐसा होता भी है, जिसे हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं, यानी ध्वनि का बार बार सुनाई देना रिफ्लेक्ट होकर के, जिससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है। तो इससे बचने के लिए जो इनकी दीवारें हैं या फिर जो छतें हैं, हम कैसे मटेरियल का यूज करते हैं? तो क्या हम हार्ड मटेरियल का यूज करते हैं, या ट्रांसपेरेंट, या साउंड एब्जॉर्बेंट, या ओपेक? तो हमें तो जो साउंड ये प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से, वो इन दीवारों से टकराए या फिर छतों से टकराए तो ये यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाए, दोबारा रिफ्लेक्ट ही ना हो। इस वजह से हम साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल का यूज करते हैं, यानी ध्वनि अवशोषक मटेरियल का यूज करेंगे। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आपके कुछ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल दीवारों पर लगे हैं, जैसे ये फाइब्रिक ग्लास है या फिर यहाँ पर आपका एकॉस्टिक फोम है। ये तो आपने देखा होगा, काफी सारे ऐसे स्टूडियो हैं जहां पर ये लगाए जाते हैं, ताकि जो भी कुछ यहाँ से कोई रिकॉर्ड करे, कुछ बोले, तो ये रिफ्लेक्ट हो करके इस रिकॉर्डिंग में बार बार सुनाई न दे, ये यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल हैं, जिनका यूज हम लोग ऑडिटोरियम या फिर किसी हॉल में या किसी स्टूडियो में करते हैं, ताकि साउंड एब्जॉर्ब हो सके, रिवर्ब ना हो। ठीक है, यानी हमको प्रतिध्वनि सुनाई ना दे। आगे है द कलर ऑफ द हेयर इज ड्यू टू, यानी बालों का रंग किसके कारण होता है? तो चाहे आपके बालों का रंग हो या फिर आपके स्किन का कलर हो, जैसा भी है वो किसके कारण है? ये मेलानिन के कारण होता है। सी आंसर हमारा करेक्ट है। ये जो मेलानिन पिगमेंट है इसके कारण होता है। ये जो मेलानिन है ये भी दो टाइप का होता है, यू मेलानिन और फियो मेलानिन। इसमें जो यू मेलानिन है ये आपका दो टाइप से होता है, एक ब्लैक यू मेलानिन और एक ब्राउन यू मेलानिन। आपको इतना ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको चाहो तो पढ़ लो, बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपके बालों का कलर है ये किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। या फिर आपके जो स्किन का कलर है वो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। आगे है व्हाट इज द नेम गिवन टू द मटेरियल्स विच आर बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। यानी उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिन सामग्रियों को जलाया जाता है उन्हें क्या नाम दिया जाता है? तो आप कोई भी चीज जलाओ, चाहे वो आपका जैव पदार्थ हो या फिर बायो मटेरियल्स हो या फिर केमिकल हो या फिर कोई गैस हो या फिर कोई लिक्विड फॉर्म में पेट्रोल हो, तो जब वो जलता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक फ्यूल है ना, ईंधन के रूप में इसे जानते हैं। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आसान सा सवाल था। आगे है व्हाट इज राइबोफ्लेविन। तो ये भी काफी आसान सा सवाल है। राइबोफ्लेविन क्या है? अब ऐसा नहीं पूछा है राइबोफ्लेविन को कौन सा विटामिन कहते हैं, तो ये एक विटामिन है। ये आंसर हमारा करेक्ट है। इसे कौन सा विटामिन कहते हैं? तो ये बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन B2 है। राइट, तो विटामिन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ यहाँ पर विटामिन मैंने लगा रखे हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि अक्सर करके पूछ लिया जाता है और आपको एक नंबर दे करके चला जाता है। और इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया है फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन में, लेकिन इसमें आपके सारे के सारे विटामिन आ गए हैं। यहाँ पर जो फैट सॉल्युबल होता है, इसको आप एक काफी फेमस सा ट्रिक है, इससे आप याद करते होगे कीडा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, जिसमें आपका ये फैट सॉल्युबल है। जिसमें आपका जो विटामिन ए है ये रेटिनॉल है, विटामिन डी इसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, और विटामिन के को, इसमें भी जो K1 है इसको फिलोक्विनोन और K2 को मेनाक्विनोन कहते हैं। अब आगे बात आती है वाटर सॉल्युबल विटामिन की। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन है?
बी और सी। अब इसमें भी जो बी है, जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें विटामिन बी1 को हम थाइमीन कहते हैं, बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं और बी3 को नियासिन कहते हैं या फिर निकोटिनिक एसिड कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखना। आगे है विटामिन बी5 जिसे पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन बी6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स आ रहा है और 6 में भी ऐसा ही एक्स आता है, तो विटामिन बी6 को आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हो पैराडॉक्सिन के साथ, और बी5 को आप ध्यान रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर पेंट है और पेंट जो प्रीफिक्स यूज होता है 5 के लिए यूज होता है, तो विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड हो गया। विटामिन बी7 ये आपका बायोटीन होता है। विटामिन बी9 आपका फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड को अगर आप लिखोगे तो इसमें टोटल 9 लेटर आएंगे, ठीक है, तो इससे आप ध्यान में रख सकते हो। विटामिन बी के किसी भी आप केमिकल नाम में देखोगे 9 लेटर नहीं है, तो केवल फॉलिक एसिड में ही 5 और ये 4 9 लेटर हैं, तो ये विटामिन बी9 हो गया। मतलब मैं बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, अगर भूल जाए तब। और विटामिन बी12 एकमात्र ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है, जिसे हम लोग साइनो कोबालामीन कहते हैं। तो नाम से भी आप देख सकते हो कोबालामीन, यानी यहाँ पर कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट आ रहा है ना, तो साइनो कोबालामीन ये विटामिन बी12 है। और विटामिन सी तो सबको पता है, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखना। आगे है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जिसे सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किया जा सकता है वह क्या है। तो ये भी काफी आसान सा सवाल है, सबको पता है कि ये आपका 8 है। 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रह सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हुए, यानी 1 या 2 या 3 ज्यादा हुए, तो ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको लूज कर देता है। और अगर कम हुए जैसे 6 या 7, तो यहाँ पर इनको रिक्वायर है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, राइट। ये जो लूज कर रहा है या फिर जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, ये भी ध्यान देना, ठीक है, वैलेंसी, क्योंकि ये लूज या गेन करके किसी दूसरे एटम के साथ ये कंबाइन हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ या फिर किसी बॉन्ड के साथ कंबाइन हो रहा है, तो कंबाइन करने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये इसकी वैलेंसी है। बाकी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर मोस्ट में हो सकता है 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 ही इलेक्ट्रॉन हो, तो हम कहेंगे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। लेकिन मैक्सिमम जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है वो कितना होता है, 8 होता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज डिजाइंड टू सेंड साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल डायरेक्शन। तो इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र सभी दिशाओं में फैलाए बिना किसी विशेष दिशा में ध्वनि को प्रेषित करने के लिए निर्मित किया गया है। अब देखिए, अगर आप वायलिन बजाते हो, गिटार बजाते हो, कीबोर्ड बजाते हो, तो ऐसे केस में यहाँ पर अगर आप बैठ करके इसे बजाते हो तो ये साउंड चारों तरफ स्प्रेड होगा। लेकिन अगर आप ट्रम्पेट बजाते हो, यानी ये तुरही बोलते हैं हिंदी में, ये कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा, तो ये इसका जो साउंड है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्प्रेड होगा, ठीक है। पर्टिकुलर डायरेक्शन बोले तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी डायरेक्शन में जाएगा, पीछे भी सुनाई देगा, अगल बगल भी सुनाई देगा, लेकिन उतना नहीं। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी जिधर इसका ये वाला पार्ट है ना, इस डायरेक्शन में ज्यादा सुनाई देगा। तो ये आपका जो वाद्य यंत्र है ट्रम्पेट, ये आपका एक ही डायरेक्शन में साउंड को स्प्रेड करने का काम करता है। तो तुरही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर ये जो शेप आप देख रहे हो ना इस तरीके का, या फिर आपने देखा होगा काफी सारे जो पुलिस वाले होते हैं कहीं पर भी गए होते हैं, किसी ऐसे जहाँ पर कोई कार्यक्रम चल रहा होता है, तो वहां पर इसका यूज करते हैं लोगों को सूचना देने के लिए कि आप लोग सही से रहें, ऐसे रहें, वैसे रहें। आपने सुना होगा ना, तो ये अक्सर यूज किया जाता है ताकि एक ही डायरेक्शन में इधर उधर साउंड न जा करके केवल एक ही डायरेक्शन में काफी दूर तक जाए और दूर तक लोगों को सुनाई दे। हमने तो सुना ही होगा, काफी फेमस सा डायलॉग है कि जल्दी से हटो वहां से, जल्दी हटो वहां से, ऐसा कुछ करके है ना, मतलब आपने सुना होगा, राइट। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार्स अलोंग विथ पेट्रोल। तो इनमें से किसका उपयोग पेट्रोल के साथ कारों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है, आपके कारों में जो पेट्रोल यूज किया जाता है उसके साथ एथेनॉल। ये बी आंसर आपका करेक्ट है। एथेनॉल जिसे हम एथिल अल्कोहल कहते हैं, या फिर जो शराब में आपके होता है ना, शराब में, तो ये आपका होता है एथेनॉल, एथिल अल्कोहल कहते हैं। या फिर इसका अगर केमिकल फार्मूला देखें तो CH3 CH2OH, राइट। तो ये रहा आपका C2H5OH कह लो या फिर CH3 CH2OH कह लो, दोनों एक ही बात है। ये एथिल अल्कोहल कहलाता है आपका। तो इसका यूज हम करते हैं कार में पेट्रोल के साथ, राइट। आगे है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉनकेव लेंस
इमर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बी, तो अपवर्तन के बाद उभरे अवतल लेंस के ऑप्टिकल केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण कैसी होगी। तो ये जो किरण होगी वो कैसी होगी। अब कॉनकेव लेंस बोला है तो कॉनकेव का मतलब होता है जो बीच में तो पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अगर ऑप्टिकल सेंटर है, अगर आप रे ऑफ लाइट को इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हो ऐसे, तो ये विदाउट डेविएशन आगे निकल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, विदाउट एनी डेविएशन, यानी बिना किसी विचलन के ये आगे निकल जाएगी। अगर ये जो रे है अगर ये पैरेलल होती तब क्या होता। तो आप तो जानते हो कि ये आपका जो कॉनकेव लेंस होता है इसका नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है। अगर ऐसे पैरेलल आ रही होती तो भी ये जो रे ऑफ लाइट है ऐसे डाइवर्ज हो जाती, लेकिन ये हमको पीछे इस लेंस के पीछे आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, जहां से ये जा रही है ना, यहाँ पर आकर के फोकस पर, इसके फोकस पर दिखती हुई प्रतीत होगी, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, राइट। तो पैरेलल रे हमेशा फोकस से होकर के जाती है, ये आपने देखा ही है। और जो ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी ये विदाउट डेविएशन आगे निकल जाएगी। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है वेयर इज अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। तो अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तित होता है। अब देखिए अमोनिया बनता कैसे है। जब भी हम लोग खाते पीते हैं जिसमें बेसिकली आपका प्रोटीन होता है, तो डाइजेशन के बाद यानी पाचन के बाद ये जो प्रोटीन होता है ये अब टूट चुका होता है छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में, तभी तो हम कहते हैं कि इसका पाचन हो गया, जब ये अमीनो एसिड्स में यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने आ चुका होता है। अब ये अमीनो एसिड्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसे कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। अब ये जो अमोनिया होता है ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, यानी थोड़ा जहरीला होता है, ठीक है ना, पॉइजनस होता है। तो हमारा बॉडी चाहेगा नहीं कि हम इसको रखें ज्यादा देर तक, इसलिए जो आपका लीवर होता है, जो लीवर होता है इस बेचारे का काम ही होता है जितना भी आप पॉइजनस फूड खाते हो, काफी सारे अब तो तमाम प्रकार की चीजें आप खाते हो, तो उनको डिटॉक्स करने का काम ये आपका लीवर करता है। तो ऐसे ही जो अमोनिया यहाँ पर बना उसको ये लीवर डिटॉक्स करके यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। और बाद में ये जो यूरिया है वो आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम में भेज दिया जाता है, आपके किडनी में भेज दिया जाता है, जहां से ये मूत्र के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, मूत्र बन करके। तो ये जो यूरिया बनता है, यूरिया का फार्मूला ध्यान में रखना, NH2CO NH2, राइट। ये आपका यूरिया काफी बार पूछा जाता है। तो अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कौन किया, लीवर ने किया। तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट, सी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज मेनली प्रेजेंट इन विनेगर। तो इनमें से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से सिरके में मौजूद होता है, बताइए। यहाँ पर ये जो आपका एसिड है कौन सा एसिड सिरके में, तो काफी फेमस क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड। डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और आपके ऐसे मटेरियल्स या फिर कह लो ऐसे नेचुरल आपके फल फूल हैं जिनमें कुछ एसिड पाए जाते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रस फूड में पाया जाएगा, जो खट्टे फल होंगे जैसे लेमन हो गया। और एसिटिक एसिड अभी आपने देखा विनेगर में, एप्पल में पूछा जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। ये ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, इस वजह से इनको बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल यही एसिड पाया जाता है। आगे है सॉर मिल्क, यानी जो आपके खट्टे दूध होते हैं इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जो अंगूर है, ग्रेप्स है, इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड यानी इमली में आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। स्पिनच पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और चाय में, टी में आपका टैनिक एसिड, बटर में आपका ब्यूटरिक एसिड पाया जाता है। और टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ये जो एसिड्स हैं इनको एक बार आप पाउस करके या फिर जैसे भी जब भी मन करे ये आप रीड जरूर करना, क्योंकि अक्सर करके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 200 हर्ट्ज एंड इट्स वेवलेंथ इज 2 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड वेव। तो इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है, आपको तो स्पीड बताना है ना। तो कोई मतलब नहीं है कि क्या फार्मूला होता है, क्या क्या होता है, हमको तो पता होता है जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में होगा या किलोमीटर पर सेकेंड में होगा, यही दो केस हो सकते हैं, सॉरी किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर हमको मीटर पर सेकेंड में आंसर दिया गया और हमको एक जगह पर मीटर दिख रहा है तो हम उसको ऊपर लिख लेते हैं ना, मीटर है ऊपर लिख लेते हैं, बाकी हमको नीचे सेकेंड लाना है। अब सेकेंड नहीं दिख रहा है तो हमको ये तो पता है ना कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1/t होता है, ये जो t है टाइम पीरियड है जो कि सेकेंड में होता है। तो मिल गया हमको सेकेंड। अगर हम t लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 1/f सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मीटर तो हो गया है, नीचे हमको सेकेंड बस लाना है तो 1/f सेकेंड ला लेते हैं। और 1/f आपको दिख रहा है फ्रीक्वेंसी कितना है, 200। तो अगर हम 200 यहाँ पर रख दें तो ये 200 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड।
तो स्पीड आपकी आ गई, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप चाहो तो अपना फार्मूला बना सकते हो। कैसे आया आपका? ये आपका फार्मूला बन जाएगा कि जो स्पीड है साउंड का, कुछ भी लिख लो, एस लिख लेते हैं हम लोग। ये आपका हो जाएगा फ्रिक्वेंसी, जो आपके फ्रिक्वेंसी दी है और जो वेवलेंथ दिया हुआ है, यानी लेमडा इंटू एफ। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला भी बन गया। मुझे नहीं पता कि ये फार्मूला ऐसे ही लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, लेकिन ये फार्मूला आपका बन गया। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसको पता कर सकते थे। ठीक है, कि जो स्पीड होती है साउंड की वो कितनी हो जाएगी, लेमडा इंटू फ्रिक्वेंसी। आप देखो लेमडा आपका 2 है, यानी कि वेवलेंथ आपका कितना है, 2 मीटर, और फ्रिक्वेंसी आपका 200 है। इसी को गुणा करने पर तो आपका आया है 400 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है, व्हाट इज द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ अ बिग हॉल दैट रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड कॉल्ड। यानी एक बड़े सभागार की दीवारों से ध्वनि का पुनरावर्ती परावर्तन क्या है जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की दृढ़ता बनी रहती है। जो अभी हम लोग देखे थे पहला ही क्वेश्चन, कि ऑडिटोरियम में किसकी वजह से आवाज आपको रिफ्लेक्ट होकर के सुनाई दे रही थी, तो वो आपका था रिवर्बरेशन। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके कारण जो आवाज है वो बार बार आपको सुनाई देती रहती है, यानी पुनरावर्ती इसकी होती रहती है ध्वनि का। ये जो रिवर्बरेशन है, क्या इसी को हम लोग इको कहते हैं? क्योंकि इको आपने नाम सुना ही है, इको। इको का मतलब है साउंड का रिफ्लेक्ट होकर के आपको सुनाई देना। ये जो इको है और ये जो रिवर्बरेशन है, ये दोनों थोड़े अलग अलग चीज हैं। है तो एक ही जैसे, लेकिन इनमें अंतर है। इको मतलब आप अगर यहाँ पर खड़े हो, किसी पहाड़ पर आप सपोज करो खड़े हो, और यहाँ भी पहाड़े हैं, ठीक है, और आप जब कुछ बोलते हो, या फिर यहाँ पर कोई दीवार भी हो सकता है, आप कुछ बोलते हो तो यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर के आपको स्पष्ट सुनाई देती है। जैसे आपने बोला हेलो, तो ये जो हेलो है ये आपको सुनाई देगा, हेलो 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 हेलो। तो भले ही धीरे धीरे जो साउंड है वो कम हो जाएगा, बट आपको स्पष्ट सुनाई देगा 3-4 बार, है ना। ये आपका क्या होता है कि ये साउंड यहाँ पर जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, फिर आकर के आपको स्पष्ट सुनाई देता है, फिर दोबारा जाता है, दोबारा में थोड़ा कम सुनाई देता है लेकिन स्पष्ट सुनाई देता है, फिर दोबारा जाता है, फिर आता है तो आपको सुनाई देता है, लेकिन अब जो इसकी इंटेंसिटी है वो कम हो चुकी होती है, बहुत ही कम आपको सुनाई देता है लेकिन स्पष्ट सुनाई देता है। ये आपका है इको। लेकिन रिवर्बरेशन में क्या होता है, आप अगर किसी हॉल में हो या फिर किसी कमरे में हो जिसमें आपके साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज नहीं हो रहे हैं, वहां पर क्या होगा, आप जो भी कुछ बोलोगे वो यहाँ से रिफ्लेक्ट तो होगा और आपको सुनाई भी देगा, लेकिन इतना जल्दी जल्दी वो रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देगा कि अभी आपका पहला हेलो वाला जो वर्ड है, ये जो आपका हेलो वाला वर्ड है, ये अभी पूरा खत्म ही नहीं हुआ कि फिर से आपका हेलो यहाँ पर सुनाई दे देता है। अभी आपका हेलो में लो लो या ये वाला जो वर्ड है वही आपका भी खत्म नहीं हुआ, तब कि फिर से आपका रिफ्लेक्ट होकर के आपको हेलो सुनाई दे दिया। यानी एक ही साथ आपको ये हेलो है, हेलो 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 ऐसे करके सुनाई दे देता है। ठीक है, तो ये आपका रिवर्बरेशन होता है, यानी इसमें जो टाइम का गैप होता है वो बहुत ही कम होता है और इसमें टाइम का गैप थोड़ा सा अधिक होता है। राइट, ये आपका रिवर्बरेशन है। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मेथेन। तो मेथेन में कितने एकल आबंध मौजूद होते हैं? काफी आसान सा सवाल है, 4 होते हैं। राइट, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपके बॉन्ड होते हैं ये कैसे होते हैं? ये आपके कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। राइट, कोवैलेंट, 4 टोटल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। आगे हो गया, व्हेन अ जिंक मेटल पीस इज प्लेस्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डैश गैस इज इवॉल्व्ड। जब एक जस्ता धातु का टुकड़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो कौन सी गैस विकसित होती है? ये काफी मजेदार चीज है। मैंने आपको बताया था ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक जिंक मेटल है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में प्लेस कर रहे हैं, HCl। राइट, और यहाँ पर आपका है जिंक। तो होगा क्या ऐसी स्थिति में? देखिए, ये अगर Cl को आप मान लो, ये क्या है आपका, ये जो Cl है या ये गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, बॉयफ्रेंड है। ये पहले साथ साथ रह रहे थे, लेकिन जब ये क्लोरीन जो है इसने देखा कि जिंक इनकी जिंदगी में आ गया, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जुड़ रहा है ना इनके साथ, जैसे ही जिंक इनकी जिंदगी में आता है तो ये जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन को छोड़ करके इस जिंक के साथ चली जाती है, यानी ये आपका ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन बेचारा अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन बिछड़ जाएगा, तो ये गैस निकलती है हाइड्रोजन। ठीक है, सी आंसर हमारा करेक्ट है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये कम रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू जिंक। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। आप ही बताओ, जो ज्यादा टैलेंटेड होगा या जो ज्यादा अच्छा होगा उसके साथ जाएगी ना ये क्लोरीन, थोड़ी ना हाइड्रोजन के साथ ही रहेगी। इसे लगा कि हाइड्रोजन से बेहतर मुझे ऑप्शन मिल रहा है जिंक, तो जिंक के साथ चली गई। राइट, तो ये आपके देखिए रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है ये नीचे है जिंक से, जितने भी ऊपर के हैं ये ज्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो ये आपके कम रिएक्टिव होते जा रहे हैं।
तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये कम रिएक्टिव होते हैं, बल्कि ये पानी से रिएक्ट करते ही नहीं है या फिर किसी सॉल्यूशन के साथ। जबकि ऊपर के जितने भी दिख रहे हैं ये तो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, और जैसे जैसे आप नीचे आते हो ये थोड़ा कम रिएक्टिव हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो आप जिंक को जैसे ही क्लोरीन ने देखा कि ये तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये उसके साथ चली गई। इसी को हम लोग कहते हैं कि ये डिस्प्लेस हो गया हाइड्रोजन यहाँ से, इस वजह से इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर ये रिएक्टिविटी टेबल याद है या पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं याद है, जैसे यहाँ पर जिंक की जगह पर अगर आपका कॉपर हो जाता तो ये रिप्लेस होता ही ना। कॉपर देखिए कम रिएक्टिव है ना आपका हाइड्रोजन से, तो ये रिप्लेस होता ही ना, जस का तस आपका बना रहता सोल्यूशन। तो इस वजह से ये रिएक्टिविटी टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करो चाहे जैसे भी, मुझे नहीं पता। आगे है, कैन फ्रिक्शन बी एलिमिनेटेड इंटायरली बाई पॉलिशिंग सर्फेसेस आर बाई यूजिंग लॉट्स ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स, यानी क्या सतहों को चमकाने या फिर बहुत सारे स्नेहक का उपयोग करके घर्षण को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। तो फ्रिक्शन को आप कितना भी कर लो पूरी तरीके से तो समाप्त नहीं ही कर सकते हो। तो फ्रिक्शन कैन नॉट बी टोटली एलिमिनेटेड एज देयर विल बी सम इरेगुलरिटीज। तो घर्षण को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ अनियमितताएं तो होंगी ही, राइट। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू रिकेट्स, यानी रिकेट्स के कारण क्या प्रभावित होता है। रिकेट्स के कारण क्या प्रभावित होता है, तो ये आपका विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो कि हड्डियों का रोग है, तो ऑब्वियसली आपका स्केलेटन सिस्टम अफेक्टेड होगा। डी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्री, यानी इनमें से कौन सा एक वृक्ष नहीं है। देखिए नीम तो सबको दिख रहा है ट्री है, या जो आपका बैनियन है यानी बैनियन, ये आपका बरगद हो गया पेड़ है, और पीपल भी एक वृक्ष है। लेकिन जो मनी प्लांट है ये आपका वृक्ष नहीं है, दिखने में तो आपको वृक्ष जैसा ही लग रहा है, ये वृक्ष कहाँ है, ये आपका क्रीपर है, ये आपका एक लता है। लता बोले तो ऐसे चीज, क्रीपर जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो क्रीपर का मतलब ये होता है जो रेंग करके जैसे चलने वाले होते हैं उन्हें हम क्रीपर कहते हैं। तो ये सब जमीन पर फैल करके फलते फूलते हैं या फिर दीवालों के सहारे, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आपका देखिए मनी प्लांट का पौधा है जो कि किसी लकड़ी के सहारे या फिर हो सकता है दीवालों के सहारे चढ़ करके या फिर जमीन पर फैल करके फलने फूलने वाले हैं। तो ये आपका होता है मनी प्लांट, ठीक है। ये आपका ट्री की कैटेगरी में नहीं आता। और भी कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपका तरबूज हो गया, कद्दू, शकरकंद, ये आपके कुछ और एग्जाम्पल हो गए जो कि लता होते हैं, जो कि क्रीपर होते हैं, राइट। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मोस्टली कॉज्ड बाई द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। तो ये तो सबको पता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट बोले तो प्रणोद, प्रणोद की एसआई इकाई क्या है। देखिए थ्रस्ट यहाँ पर जो है ये आपका एक तरीके का फोर्स है। क्या है, फोर्स है। हिंदी में प्रणोद कहते हैं, लेकिन कैसा फोर्स है, ये परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स है किसी पर्टिकुलर सरफेस पर, पर्टिकुलर सरफेस पर किसी एरिया पर ये लगने वाला एक फोर्स है, राइट। लेकिन कैसा फोर्स है, परपेंडिकुलर, जिसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। तो ध्यान देना ये जो थ्रस्ट है एक परपेंडिकुलर फोर्स है किसी पर्टिकुलर सरफेस पे लगने वाला। अगर ये फोर्स है तो ये न्यूटन इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई एटॉमिक। अब इनमें से कौन द्विपरमाणुक है। अब द्विपरमाणुक डाई एटॉमिक बोले तो देखिए जो हेलियम है ये आपका मोनो एटॉमिक होता है, ये अकेले रहना पसंद करता है, अकेले ही ये स्टेबल रहता है। ऑर्गन भी एक ही एटम के साथ खुश है, ये अकेले स्टेबल है, मोनो एटॉमिक हो गया। मेथेन CH4, इसमें टोटल आपको 5 एटम दिख रहे हैं, तो ये पेंटा एटॉमिक हो गया। ये जो फ्लोरीन है ये आपका डाई एटॉमिक है, ठीक है। फ्लोरीन के यहाँ पर 2 एटम है, तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप कुछ और भी ऑप्शंस को ध्यान में रखना, जैसे यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना। और ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद जैसे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब भी क्या है आपके डाई एटॉमिक हैं। इवन जो नाइट्रोजन है ये भी आपका क्या है, डाई एटॉमिक है। तो ये भी आप ध्यान में रखना, ये सब आपके क्या है, डाई एटॉमिक है, तो इनको भी आप ध्यान में रखना। आगे है, व्हाट इज कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड। तो विद्युत प्रवाह का एक सतत और समृद्ध पथ क्या कहलाता है। तो क्लोज्ड पाथ में अगर करंट फ्लो हो रही है किसी कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ में, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ये आपका है एक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें जो करंट है वो फ्लो हो रही है, वो इधर भी फ्लो हो सकती है, इधर भी फ्लो हो सकती है, लेकिन कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है। कहीं भी ये जो पाथ है इस सर्किट का वो ओपन नहीं है कि यहाँ पर ओपन हो गया हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये लूप क्या होता है, ये मेश क्या होता है, यहाँ पर आप जो रेड कलर से देख रहे हो,
ठीक है, ये आपका ए बी डी और यहाँ पर अगर आप ई मान लो तो ये जो ए बी डी और ए है, ये जो एक आपका क्लोज्ड पाथ बन रहा है, इसे हम लोग मेश कहते हैं। ठीक है, ये आपका मेश है, पहला मेश है आपका। और ऐसे ही ये आपका जो दिख रहा है इस साइड में, ये आपका दूसरा मेश है। और ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है, बड़ा सा, ये आपका मेश नहीं कहलाएगा, ये आपका लूप कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक लूप है। ये जो आपको ए बी सी डी ई और ए दिख रहा है ना ऐसे बड़ा सा, तो ये आपका लूप है। तो ये मेश और लूप में अगर आपसे पूछे तो आप ऐसे बता सकते हो, लेकिन ध्यान देना कि एक लूप में दो दो मेश आ गए है ना, दो दो मेश शामिल है, लेकिन एक मेश में एक से ज्यादा लूप नहीं हो सकता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेश है इसको हम लोग कभी कभी लूप कह देते हैं, ये जो मेश है इसको हम लूप कह सकते हैं। और ये जो बड़ा वाला ये भी लूप है, लेकिन इस बड़े वाले को हम मेश नहीं कहेंगे। ठीक है, आप हमेशा ध्यान देना मेश छोटा होता है, यानी एक बड़े से लूप में कई सारे मेश हो सकते हैं, लेकिन एक छोटे से मेश में कई सारे लूप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी ध्यान रखना, अ लूप कैन कंटेन मल्टीपल meshes बट अ mesh डजंट कंटेन एनी लूप्स विद इन इट, राइट। आगे है विच ऑफ दीज इज अ नर्व सेल, यानी इनमें से कौन सा एक तंत्रिका कोशिका है। तो तंत्रिका कोशिका यानी नर्वस सिस्टम में जो आपके नर्व सेल्स होते हैं, उनका जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूरॉन होता है। तो ये न्यूरॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ऐसे सेल्स होते हैं जहां पर सेल डिवीजन नहीं होता है। तो अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, आपने ये सुना होगा ना कि सेल डिवीजन अगर नहीं होगा तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर दोबारा नहीं बनते हैं। यानी कि अगर आपके ब्रेन में, आपके सर में चोट लग जाता है तो इनमें जो सेल होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो मर जाते हैं। एक बार ये मर गए तो दोबारा ये नहीं बनते हैं। इस वजह से सर का चोट काफी खतरनाक होता है। तो न्यूरॉन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन नर्व सेल था, न्यूरॉन। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू सेपरेट द वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो इनमें से किस विधि का उपयोग वाष्पशील घटक को उसके अवाष्पशील विलय से अलग करने के लिए किया जाता है। अब ये क्वेश्चन कुछ ये कहना चाहता है कि अगर किसी बर्तन में एक अवाष्पशील यानी कि जो वाष्प बनकर के ना उड़े, एक वो मटेरियल है और एक वाष्पशील मटेरियल है जो कि वाष्प बनकर के उड़ सकता है, तो इसको अलग करने के लिए इनमें से कौन सा प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इसको गर्म अगर कर दो, ठीक है, इसको आप अगर गर्म कर दोगे तो यहाँ पर ये जो वाष्पशील आपका विलेय है या घटक है, ये आपका वाष्प बन करके उड़ जाएगा। और ये वाष्प बन करके उड़ जाने को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, राइट। और ये जो कंडेंसेशन होता है, ये क्या होता है कि आपने देखा होगा, ये जो जब वाष्प बन करके उड़ता है, अगर आप इसके ऊपर एक ऐसे इसे किसी चीज से कवर कर दो, कोई इस पे आप किसी चीज से ढक दो, ढक्कन लगा दो, तो इस पे आप देखोगे छोटे छोटे पानी के बूंद कलेक्ट हो जाते हैं। यानी जो वाष्प है ये गैस के फॉर्म में है और ये लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इस गैस से लिक्विड में बदल जाने को हम कंडेंसेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पानी वाष्प बन करके उड़ रहा है, तो ये इवापोरेशन है, जिसकी मदद से हम जो वाष्पशील घटक है उसको अवाष्पशील विलय से अलग कर सकते हैं। आगे है ऑन हीटिंग एथेनॉल विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन गिव्स, यानी 443 केल्विन पर सांद्र H2SO4 के साथ एथेनॉल को गर्म करने पर क्या मिलता है। अब अगर आप यहाँ पर जा रहे हो एथेनॉल को गर्म करने 443 केल्विन पर, अभी जो हमने शराब की बात करी थी, आप चाहते हो कि शराब में से हम पानी को अलग कर दें। कोई व्यक्ति शराब लिया हुआ पी रहा है, तब अगर शराब मांग लेना और आप क्या करना, ये जो एथेनॉल है यानी CH3CH2OH, इसको आपको गर्म करना है 443 केल्विन पर। ठीक है, किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो जो भी कोई शराब पी रहा है उससे आप शराब मांगना और कहना मुझे दो, थोड़ा मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। उसको आप ये H2SO4 लेना। अगर जैसे ही आप इसके साथ गर्म करते हो तो इसका जो पानी है, ठीक है, इसमें जो पानी मिला हुआ है शराब में, वो अलग हो जाता है। इसी वजह से ये जो H2SO4 है इसको हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं, निर्जलीकरण एजेंट कहते हैं। यानी ये पानी को अलग करने का काम करता है, क्योंकि ये जो H2SO4 है गर्म होने पर H+ आयन देता है, और ये जो H+ आयन है इस OH के साथ जाकर के H2O बना लेता है और पानी अलग हो जाता है। बचता है क्या है आप फिर, यहाँ पर ये आपका एल्कोहल है ना, एल्कोहल, तो इधर आपका बचेगा एल्कीन। ठीक है, ENE, इसके लास्ट में सफिक्स ENE होगा, और लास्ट में सफिक्स ENE क्या कहलाता है, कई बार मैंने आपको बताया है, CnH2n। तो ये अगर 2 कार्बन वाला है तो ये भी 2 कार्बन वाला होगा। तो N की जगह पर 2 अगर आप रख दो तो C2H, यहाँ पर भी 2 रख दो तो ये 4 हो जाता है, यानी आपका एथीन बन जाएगा। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कि अगर आप एल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इतने केल्विन पर गर्म करते हो तो एथीन बनता है।
आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो सबको पता है ये मरकरी मात्र एक ऐसा धातु जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। एटॉमिक नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, 80 होता है, ठीक है, पारा का। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ कैल्शियम। अब इनमें से कौन सा कैल्शियम से बना है। तो चाहे वो आपका हड्डी हो, चाहे वो आपका दांत हो, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें एक्चुअली पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, CA3PO4 का ट्वाइस, ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है। तो ये कहाँ मिलेगा आपका, इनमें से टिथ में, दांत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ ब्रांज, यानी जो कहाँ से है, ये किसका मिश्र धातु है। देखिए जो ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर और टीन का मिश्र धातु है, ठीक है, कॉपर और टीन का। और अगर आपसे पूछ ले जो ब्रास होता है, देखिए दोनों नाम एक ही तरह से है तो कंफ्यूज नहीं होना है, अदरवाइज आप कॉपर टीन और कॉपर जिंक में कंफ्यूज जाओगे। जो ब्रास है ये किसका है, ये आपका है कॉपर और जिंक का, ठीक है, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है जो ब्रास, जिसे हम लोग हिंदी में पीतल कहते हैं। तो फिलहाल में सी आंसर करेक्ट है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ दिस। यहाँ पर कुछ और भी लिखे गए हैं, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, ठीक है, आप इनको चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि ये एल निको काफी आसान सा है जो कि पूछा जाता है, ये किसका मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आयरन। नाम में ही आपका देखिए एल निको, यानी एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट साथ ही साथ, ये एल्यूमिनियम हो गया, ये निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया और आयरन, आयरन भी होता है, ठीक है। ये किसका मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आयरन का। ये वाला बेसिकली मैं बता रहा हूँ, और बाकी आप चाहो तो यहाँ पर और भी पढ़ सकते हो। आगे है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर विद अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर इज। तो इतने आसान आसान से सवाल हैं। यहाँ पर देखिए 20 सेंटीमीटर क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये आपका क्या है, कॉन्केव लेंस, सॉरी क्या है, कॉन्केव मिरर है। तो फिर ये ऐसा हो गया है ना, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये आपका यहाँ पर फोकस हो गया, और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये जो फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, यानी ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है अगर ये 20 सेंटीमीटर का है, तो ये जो फोकस है इस पोल से इसकी दूरी ठीक इसकी आधी होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका आधा हो जाएगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना होता है फोकस ठीक उसकी आधी दूरी पर है। तो कुछ भी आपको याद नहीं करना है, ये नहीं फार्मूला है कि R/2 F/2 या 2F जो भी है, ये पता है आपको। 10 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव कॉल्ड, यानी ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है एक्रोस्टिक्स, यानी ध्वनिकी कहलाता है, राइट। डी आंसर हमारा करेक्ट है कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड प्रोपागेशन ऑफ साउंड, ये ध्वनिकी या फिर एक्रोस्टिक्स कहलाता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। तो देखिए बच्चे के जन्म के बाद माँ के द्वारा जो दूध उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे कौन उत्तेजित करता है, कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका करेक्ट आंसर है। कौन सिक्रेट करता है, कोई ना कोई ग्लैंड या कोई ना कोई ग्रंथि होगी जो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन को सिक्रेट करती होगी। तो ये आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट करने का काम करती है, जो बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। आगे है द केमिकल फार्मूला K2SO4 रिप्रेजेंट्स। तो ये आसान सा सवाल हो गया आपका, अगेन पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम क्लोराइड जो है ये आपका KCl हो गया। देखिए कुछ केमिकल फार्मूला ये तो आसान आसान से हैं, लेकिन कुछ केमिकल फार्मूला आपसे पूछा जाता है अक्सर करके रेलवे के एग्जाम में। पोटेशियम नाइट्रेट ये आपका क्या हो जाएगा, KNO3 हो गया, और ये एल्युमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का थ्राइस। तो यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट K2SO4 का करेक्ट आंसर हो गया। आगे है अ बेसिक सोल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर फ्रॉम, यानी एक क्षारीय विलयन हल्दी संकेतक को किस रंग में बदल देता है। तो जो टर्मरिक इंडिकेटर होता है ये येलो से रेड में हो जाता है अगर इसको आप क्षार में डुबोगे, यानी बेस में अगर आप इसको डुबोते हो तो ये जो पीला से लाल कलर दे देता है, राइट। ऐसे ही कुछ इंडिकेटर होते हैं जो कि यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आप इसको पढ़ सकते हो, राइट। आपने काफी बार सुना होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, है ना, या फिर लिटमस के बारे में। जैसे लिटमस जो है ये देखिए एसिड के साथ क्या हो रहा है, ब्लू से रेड कलर देता है, जबकि वहीं ये जो
बेस के साथ अगर देखोगे ये जो लिटमस है ये रेड से ब्लू में हो जाता है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो ये कई सारे आपके इंडिकेटर है, जैसे टर्मरिक अभी आपने देखा कि एसिड के साथ ये येलो का येलो रह जाएगा, लेकिन बेस के साथ येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। आगे है विच हार्मोन प्रोटेक्ट्स द ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम गोइंग टू लो। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। अब हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है, आप देखते हो ये अगर ज्यादा हो जाता है तो इसको कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन हार्मोन, है ना। इंसुलिन हार्मोन ये कहाँ से सिक्रेट होता है, बीटा सेल से। जो पेनक्रियाज है आपका, उसमें जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, उसमें जो बीटा सेल है वो सिक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन, और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट तो हो रहा है ग्लाइकोजन में, यानी ये ग्लूकोज का मात्रा को कम कर रहा है, इतना भी ना कम कर दे कि ग्लूकोज की कमी हो जाए आपको, शर्करा की कमी हो जाए आपको। तो इससे बचने के लिए ये आपका एक और हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकागन। ये क्या करता है, वापस से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये कहाँ से सिक्रेट होता है, तो जैसे ये बीटा सेल से सिक्रेट हुआ, ये अल्फा सेल से सिक्रेट होता है, उसी पेनक्रियाज के, उसी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल से ये जो आपका ग्लूकागन है ये सिक्रेट होता है, जो वापस से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इस ग्लूकोज को कम नहीं होने देता है, राइट। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकागन। यहाँ पर ये जो ग्लूकागन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है द व्हाइट पाउडर फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इज। तो मैग्नीशियम ये आपका एक क्या है, मेटल है, और मेटल को अगर आप जलाते हो तो ये अक्सर करके ऑक्साइड बनाते हैं, ये बन जाएगा आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे है विच हार्मोन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। आपातकाल स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ये इमरजेंसी सिचुएशन आती कब है, आप अचानक से कोई ऐसी चीज देख लेते हो जिससे आप डर जाते हो तब आती है, या फिर आप स्ट्रेस में हो तब आती है। तो ये जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एड्रीनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। कौन सीक्रेट करता है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करता है, ठीक है। एड्रिनल जो ग्लैंड होता है ये सीक्रेट करता है, ये आपके किडनी के, दोनों किडनियों के ठीक ऊपर होता है। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है इमरजेंसी सिचुएशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जो अभी हमने पढ़ा कॉपर और जिंक, अब की बात देखिए कॉपर और जिंक है, और एक आपका होता है कॉपर और टीन। तो कॉपर और टीन ये ब्रॉन्ज का था, है ना, और बाकी ये जो आपका है ये आपका क्या है, ये आपका ब्रास का है, राइट, यानी पीतल का है। तो यहाँ पर पीतल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रास। कॉपर और टीन किसके अलॉय हैं, पीतल के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। अब इनमें से कौन सा ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। तो इनमें से जो आप देख रहे हो डायमंड, आपका जो हीरा है ये सबसे कठोर पदार्थ है। इवन आप कह सकते हो नेचुरली रूप से, मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ आपका डायमंड होता है। ये आंसर आपका करेक्ट है। व्हाट इज द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया कॉल्ड। अभी हमने थ्रस्ट के बारे में देखा था, ये एक तरीके का बल है, यहाँ पर बल ना लिख करके यहाँ पर प्रणोद लिखेगा, ठीक है, जिसे हम प्रणोद कहते हैं हिंदी में। तो थ्रस्ट एक तरीके का बल था, कैसा फोर्स था, ये परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स था। तो अगर ये जो फोर्स है किसी पर्टिकुलर एरिया पर लग रहा है, या कह लो आप यूनिट एरिया पर लग रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। यानी प्रेशर आप होता भी है ये फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन ये जो फोर्स है ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी लगा दिए, ये परपेंडिकुलर लगना चाहिए उस ऑब्जेक्ट पर, तब हम कहेंगे ये आपका थ्रस्ट कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पर प्रेशर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फीरिकल लेंसेस, यानी गोलाकार लेंस की अवधारणा क्या है। तो गोलाकार जो लेंस होते हैं, स्फीरिकल लेंस होते हैं, ये यही तो होते हैं जो आप देख रहे हो कॉनकेव, और ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है यही तो आपका है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि जो लाइट रे है इसको रिफ्लेक्ट नहीं करती बल्कि रिफ्रैक्ट करती है। पैरेलल आ रही है तो फोकस से, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रही हो तो वहीं से चली जाती है आगे, और अगर ये फोकस से जाए, ठीक है, यानी अगर ये फोकस से ऐसे होकर के आए, यहाँ फोकस है, तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट रिफ्रैक्शन, ये इसका कॉन्सेप्ट है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए आसान सा सवाल है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 सब्सटेंसेस A, B, C एंड D आर
1.33, 1.47, 1.71, 1.65 respectively, in which substance is the speed of light maximum। यानी जो चार पदार्थ ABCD हैं इसके अपवर्तनांक क्रमशः इतना 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 है, तो किस पदार्थ किस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। अब लाइट की स्पीड हो या हमारी स्पीड हो, वो कब अधिक होती है, जहां पर भीड़ भाड़ थोड़ा कम होता है ना। आप जा रहे हो, आप जल्दी जल्दी कब जा पाओगे, जब भीड़ भाड़ कम होगा। तो भीड़ भाड़ अधिक कहाँ पर होता है, कहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। जैसे ये 1.71, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो ये ज्यादा डेंस मीडियम है, ठीक है। तो अगर लाइट रे है, ये देखिए पहले अगर हम बात करिए रेयरर मीडियम में है, यानी यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो कम है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड ज्यादा होगी। जैसे ही ये डेंसर मीडियम में जाएगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो वहां पर इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इवन ये थोड़ा और झुक भी जाएगा ऐसे नॉर्मल की तरफ, राइट। तो स्पीड कहाँ पर अधिक हुई, रेयरर मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो 1.33 ये ए का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कम है, इसीलिए डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताना है। तो ये तो आप जानते हो ना कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम्ब चार्ज होता है। तो ये आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो आप इसको उल्टा कर लो, अगर आपसे 1 कूलम्ब पूछे तो आपको 1 बाई कर देना है, ठीक है। जब 1 कूलम्ब अगर आप देखोगे तो ये 1/6 इसके नीचे आ जाएगा ना, 1.6। तो 1.6 × 10⁻⁻19 इतना आपका इलेक्ट्रॉन होगा 1 कूलम्ब में। तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है सिंपली। अगर आप देखो यहाँ से, तो 1 अपॉन ये आपका हो जाएगा 1.6, ये आप अगर इसको इधर दे देते हो तो ये 10⁻20 हो जाता है। और यहाँ पर ये जो आपका -20 हो जाएगा, इसको आप ऊपर भेज दो, तो ये 10⁻20 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1/16, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसको सॉल्व कर लेना सिंपली। तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, और 16 दूनी के 32, और 16 पाँचे 80, और इंटू 10⁻20 ये आपका 10⁻20 है, और ये जो पॉइंट है आपका आ जाएगा 0.0 हो जाएगा ना इतना। तो जब 2 स्थान पर यहाँ पर ले जाओगे तो 6.25, और ये जो 20 है ये घट करके 2 पॉइंट इधर आया तो 18 हो जाएगा। तो 6.25 कहाँ पर है, ये आपका है 10⁻18। ये थोड़ा टाइपिंग में यहाँ पर पावर में नहीं जा पाया है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है इफ 20 कूलम्ब्स ऑफ चार्ज possess a point in a circuit in 1 second, what is the value of the current flowing। यानी एक विद्युत परिपथ में एक बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम्ब आवेश गुजरता है, तो प्रवाहित धारा का मान बताना है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। 1 एम्पियर वो होता है जो किसी एक विद्युत परिपथ में किसी एक पॉइंट से, यानी ये एक पॉइंट अगर है तो यहाँ से 1 कूलम्ब अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसे हम कहते हैं 1 एम्पियर करंट। तो यहाँ पर कितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, 20 कूलम्ब जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है। तो इस वजह से इसको हम कितना बोलेंगे, 20 एम्पियर बोलेंगे। तो ये सिंपली एम्पियर का डेफिनेशन हो गया, राइट। तो इफ 20 कूलम्ब्स ऑफ चार्ज passes a point in a circuit in 1 second, लेकिन ये 1 सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। तो यहाँ पर 20 कूलम्ब है, तो 20 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, है ना। तो ये आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये होता है ना Q = I/T। तो I = क्या हो जाता है, Q/T। यानी देखिए आपका 20 कूलम्ब हो गया और टाइम आपका 1 सेकेंड है, तो I कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड्स। अब इनमें से कौन सा एक उपधातु है। तो उपधातु इनमें से कौन है। टोटल 7 उपधातु होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। वो मैंने आपको याद कराया था ऐसा कुछ करके कि बोल दो ना जरा सिमरन से, यानी बोल दो ना जरा सिमरन से बोल दो ना जरा सिमरन से ऐश्वर्या सब कुछ तेरा पूजा। यहाँ पर आपका बी से क्या था, बोरॉन, ठीक है, बोरॉन, ठीक है। और ये आपका जरा से जर्मेनियम, सिलिकन में जो सिमरन में ये आपका एसआई जो है ये आपका सिलिकन हो गया, और ऐश्वर्या में ये आपका हो गया आर्सेनिक, ये आपका एंटीमनी हो गया। सब कुछ तेरा में जो टीई है आपका टेल्यूरियम, ये आपका पोलिनियम। ये मैं आपको पूरा लिख करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये आपके टोटल 7 उपधातु होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, जिसमें आपका जर्मेनियम आ रहा है। सी आंसर आपका करेक्ट है। ये मैंने बनाया था ऐसा कुछ, बोल दो ना जरा सिमरन से ऐश्वर्या सब कुछ तेरा पूजा, राइट। 3 लड़कियों के नाम थे, तो आपको तो याद हो ही जाना चाहिए। आगे है सिंपल एपिथेलियम इज, यानी सरल उपकला होती है। ये जो सिंपल एपिथेलियम होती है कैसी होती है, ये आपका 1 सेल जितना मोटा होता है, यानी एक कोशिका जितनी मोटी होती है। 1 सेल ठीक होता है इसमें।
ये देखिए आपका सिंपल एपिथेलियम है, ये जो ऊपर के आपको दिख रहे हैं, इसमें देखिए एक सेल जितना ये मोटा है, ये भी आपका जो है ये आपका सिंपल स्क्वायमस है, स्क्वायमस टाइप का, ये आपका सिंपल क्यूबाइडल टाइप का, ये भी एक सेल जितना ही मोटा है। और ये आपका सिंपल कॉलमनर है, ये भी एक सेल जितना ही मोटा है, यानी इसमें एक ही सेल की दीवार है। लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड होते हैं, स्ट्रेटिफाइड जो होते हैं, इनमें एक से ज्यादा सेल जितनी मोटी ये होती हैं, राइट। इसमें भी आपका स्क्वायमस होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल, लेकिन ये एक सेल से ज्यादा मोटी होती हैं। तो वन सेल थिक कौन होता है? सिंपल एपिथेलियम, राइट। ये एनिमल टिश्यूज हैं, यानी जानवरों के ऊतक हैं। आगे है व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ह्यूमंस। तो ये जो नॉर्मल पल्स रेट होता है वो कितना होता है आपका? 72 हम कहते हैं, तो ये आपका 70 से 80 के रेंज में आ जाएगा। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ड्राई आइस। ड्राई आइस, शुष्क बर्फ के नाम से कौन जाना जाता है? अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर देते हो, हाई प्रेशर में रखते हो, और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर जो है आप एकदम कम कर देते हो, तो ये आपका सॉलिड बन जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कहलाता है हमारा ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। तो यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका यूज कहाँ करते हैं, ये अक्सर करके पूछा जाता है। तो यूज इसका करते हैं हम रेफ्रिजरेशन में, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स में करते हैं, राइट। आगे है कि विच एलिमेंट हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो ये आपका फ्लोरीन। देखिए यहाँ पर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन है, एक होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये जो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में, जबकि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये दोनों ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की, पूरे पीरियोडिक टेबल में। बी आंसर हमारा करेक्ट है। जबकि जो सीजियम होता है, इसका सबसे कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। आगे है व्हाट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड लेवल फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर एश्योरिंग एयर क्वालिटी। तो वायु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्राथमिक मानक स्तर है वो कितना होना चाहिए? तो ये 9 ppm होना चाहिए। 9 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, तो ये 9 ppm होना चाहिए। सी आंसर आपका करेक्ट है। आगे है पेलेग्रा इज काज्ड थ्रू द डेफिशिएंसी ऑफ। ये जो पेलेग्रा बीमारी है, डिजीज है, ये किसकी कमी से होता है? तो ये आपका होता है विटामिन B3 की कमी से, यानी नियासिन। यस, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, नियासिन की कमी से होने वाला ये रोग है पेलेग्रा। आगे है एन एटम हैज अ मास नंबर ऑफ 23 एंड एटॉमिक नंबर 11, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज। यानी एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु संख्या 11 है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो ये काफी आसान सा सवाल है जो कि आपको बताना है। आपको इतना जानना है कि ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं, ये इनका सम होता है एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कि मास नंबर अगर 23 है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो हमको बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये आप बताना कि कितना होगा। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, राइट। तो ठीक है, यहीं तक करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।